विषय, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिजाब वाली कोई महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ये सामान्य बात मुझे नहीं लगती, ये बेहद असामान्य बात है। सिर्फ ये कि जिस समाज में महिलाओं को मस्जिद जाने तक की इजाजत नहीं है, सार्वजनिक जगह पे एक जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकती, जिस जिस समाज में, उस समाज में जिस पार्टी का वो अध्यक्ष है, उस पार्टी में आप ही बहुत अच्छी बात विमर्श में कह रहे थे कि मनीष जी, इस पार्टी में आज तक इसने अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया, किसी बड़े पद पर किसी महिला को क्यों नहीं रखा। लेकिन मेरा ध्यान इससे बहुत अहम जाता है, क्या एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। इस देश का विभाजन हिंदू और मुस्लिम पर हुआ कि मतलब हिंदू, नेहरू ने कहा कि हमेशा के लिए जो एक लगातार विवाद है उसे खत्म करने के लिए देश को हमने हिंदू विभाजित कर दिया। तो सरदार कहते थे कि भाई इससे तो जनसंख्या का भी विभाजन होना चाहिए। बड़े षड्यंत्र से मौलाना आजाद ने बहुत बड़ी साजिश की और मौलाना आजाद ने बहुतों को रोका, नेहरू ने रोका। ये एक षड्यंत्र हुआ। आज वो का कांग्रेस पार्टी एकदम से जिन्ना बन गई है। इस हिजाब माले मामले को स्कूल से राजनीतिक रंग पप्पू की बहन पिंकी ने दिया सबसे पहले ट्वीट करके। तो क्या लगता है आपको कि ये हिजाब पर हंगामा जो है और ये ओवैसी का जो षड्यंत्र है वो कांग्रेस के बाद कोई आगे बढ़ाया है? मैं चाहूंगा इसे आप अपने ढंग से व्याख्या कीजिए। क्या भारत को डराया जा रहा है कि हम इतना संख्या बल में हो जाएंगे इस डेमोक्रेटिक देश पर, हम शासन करेंगे और हमारी हिजाब वाली प्रधान, जबकि किसी भी इस्लामिक देश में, पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी इस्लामिक देश में महिला प्रधानमंत्री मुझे लगता है नहीं बनी है। और फिर उस महिला का क्या हाल हुआ ये दुनिया जानती। इसे आप सर कैसे देख रहे हैं, इस ओवैसी की टिप्पणी? नहीं नहीं, ये तो देखिए, मैं बहुत शुरू से कहता रहा हूँ कि ये एक बड़ा सोचा समझा षड्यंत्र है मनीष जी, कि जब ओवैसी कहीं चुनाव लड़ने आता है तो ये सब हल्ला मचाने शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी हो यूपी में, या बिहार में आरजेडी हो, या कांग्रेस हो, कि अरे अरे ये ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है कांग्रेस की। कुछ जो बड़े बीजेपी की। बीजेपी की, बीजेपी की बी टीम है। और जो बड़े हिंदूवादी वो भी करने करे ये तो वोट काटेगा ये वो। मनीष जी, मैं हमें बिहार के चुनाव के समय भी मैं कह रहा था, मैं यूपी के चुनाव के समय भी कह रहा हूँ कि इन्होंने एक एक्स्ट्रा प्लेयर रखा है, कांग्रेस ने, एसपी ने, आरजेडी ने, या जितने भी दल हैं ये, इन्होंने एक एक्स्ट्रा प्लेयर रखा है अपनी टीम में। और उसका काम यह है, इनको यह है कि अगर हम इस तरह से मुसलमानों को एक करने लगेंगे, इस तरह से उनको वो करने लगेंगे, इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हिंदुओं के निशाने पे आ जाएंगे। तो ये साइड में ये काम करता है। ये लड़े 400 सीटों पे। ये 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 अगर भाई उत्तर प्रदेश चुनाव अचानक तो हो नहीं रहा। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो बहुत पहले मालूम था, 5 साल पहले मालूम था। क्या 5 साल बाद 2022 में मार्च फरवरी में होंगे? ये क्यों नहीं आया? 5 साल, पूरे 5 साल क्या, 4 साल 10 महीने ये गायब रहा। ये आता है प्रचारक की तरह ताकि मुसलमानों को खूब उग्र करे, खूब उनको भड़काए। और बाद में तो उसको मालूम है कि वोट तो उन्हीं के पास जाना, कुछ गलत फहमी में चले जाते हैं 2-4 हजार इसके पास। अन्यथा वो तो ये इनके लिए अघोषित प्रचारक है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये इनका अघोषित प्रचारक है कि ये खूब कट्टरपंथी बातें करके, खुल के करके इन लोगों के लिए वो वोटों को पोलराइज करता है, उनको सेंट्रलाइज करता है कि ये तुमको केवल मजहबी आधार पे ही तुम वोट डालो। लेकिन मनीष जी, इसको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। जो मैंने अभी आपने जिक्र किया, जो मैंने आपसे कहा था कि पहले तो इससे जवाब मांगा जाए। ये देखिए, इसके बयान को तो सब दिखाते हैं लुटियन मीडिया। इससे पलट के सवाल मैंने बड़े ध्यान से देखी सारी बहस से, किसी ने इससे नहीं पूछा कि सन 58 से AIMIM जो है वो बनी है। उससे पहले कुछ और नाम था, जब दोबारा हुआ तो AIMIM नाम रखा गया। जब से इसके बाप दादे इस पे हावी हो गए, सन 58 से 2022 64 साल हो गए। 64 साल में एक भी हिजाब पहनने वाली छोड़ दीजिए, एक भी महिला आज तक इसकी अध्यक्ष नहीं बनाई गई। इसका बाप था, इसका फिर ये, इससे पहले इसका बाप था, फिर इससे पहले उसका बाप था, फिर उससे बाप था। ये घर में ही रहा और आदमी रहा। अपने घर की भी किसी महिला को, अरे इसके घर में तो हिजाब पहनती होगी ना महिला, तो उसी को बना देता अध्यक्ष। 64 साल में इसने अपने घर में किसी औरत को नहीं बनाया, हिजाब पहनने वाली तो छोड़ दीजिए। और आ जाइए, कम से कम 8-10 जगह पे अपनी प्रदेश इकाई बनाए, किसी प्रदेश इकाई की अध्यक्ष इसने किसी औरत को नहीं बनाया।
इवन देन इसके जो विधायक हुए हैं कोई औरत नहीं हुई, हिजाब पहनने वाली तो बड़ी दूर की बात रही। और सबसे खास बात, जो एक बड़ी अपनी वो भरता है, बड़ी दमदारी भरता है कि मैं मुसलमानों का ठेकेदार, इसने कभी केसीआर से क्यों नहीं कहा तेलंगाना में कि एक हिजाब पहनने वाली औरत को मंत्री बना दो? क्यों नहीं कहा इसने? तो ये केवल उत्तर प्रदेश में आके मजहबी भावनाएं भड़काने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। और मैंने कहा लुटियन मीडिया इससे सवाल नहीं पूछता, इससे सवाल नहीं पूछता कि तुम 64 साल से तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्यों नहीं एक बार अपनी खाली कर दी कि चलो तुम अपने घर का ही आदमी बनाते, अपने घर की ही औरत को बनाते कि चलो अब की मैं नहीं, अब की एक हिजाब पहनने वाली औरत जो है ये मेरी जगह लड़ेगी, मेरे घर की लड़ेगी, मेरी बेटी लड़ेगी, मेरी पत्नी लड़ेगी या मेरी बहू लड़ेगी। वो क्यों नहीं बनाते? तब नहीं पसंद है तुमको, तब तुम्हें अपने घर की औरतें नहीं पसंद है कि वो आके तो सन 84 से मनीष जी इसके पास है। और ये जो कांग्रेस ढोंग करती है, ये कांग्रेस के समर्थन से ही हो रहा है। 84 से, बिल्कुल चौरासी बिल्कुल। 84 से कांग्रेस के समर्थन से ही इसका बाप पहले सांसद होता रहा, 2004 से ये ओवैसी हो रहा है। तो कांग्रेस का तो बड़ा बहुत गहरा बॉयफ्रेंड है कांग्रेस का, ये कोई बहुत हल्का फुल्का नहीं है। सब 84 से इसका गठबंधन चल रहा है। अब जब से तेलंगाना बना तब से इसने कांग्रेस के लात मार दी, केसीआर के जाके झोली में जाके बैठ गया। तो इससे क्यों नहीं कहा जाता? इसने क्यों नहीं मांग करी अपने यहाँ तेलंगाना के केसीआर से कि यहाँ पे हैदराबाद में जब नगर निगम का चुनाव जीते पूरी खुल के इसका गठबंधन था, बिल्कुल मिली भगत थी इसकी, खाली घोषित नहीं था, अघोषित था। तो क्यों नहीं इसने कहा कि आपकी हैदराबाद का मेयर किसी हिजाब वाली महिला को बना दो? तो इसकी औकात नहीं है, जहां पे ये होता वहां एक दुम हिलाता रहता है बिल्कुल पालतू की तरह। लेकिन ये बाहर आके उत्तर प्रदेश बिहार जहां इसको फिर लौट जाना है, ये भी वही पॉलिटिकल टूरिस्ट है या पॉलिटिकल आइटम बॉय है, लौंडा डांस करने आता है ये उत्तर प्रदेश चुनाव में ये आएगा, खूब मुसलमानों को खूब भड़काएगा। और उसको मालूम है कि बाद में तो जब उनके अंदर खूब भावनाएं भड़क जाएंगी तो वोट तो कांग्रेस या उनको ही देंगे, और उसके बाद ये फिर लौट जाएगा, फिर इसके 5 साल इसकी शकल नहीं दिखाई देगी। तो इससे तो सवाल इससे ये पूछा जाए कि तुम अपने जहां जहां तुम ताकतवर हो वहां सब, और तो कहीं है ही नहीं, केवल तेलंगाना में, कि ये तेलंगाना में हिजाब वाली महिला को क्यों नहीं करेगा? या अगली बार ये घोषित करे कि अगली बार 2024 का चुनाव मैं हैदराबाद से मैं न लड़के, मैं किसी हिजाब वाली महिला को लड़ाऊंगा, कहे ये? उसको ये नहीं करता। तो खाली औरतों पे सारे नियम, इसके सारे नियम औरतों पे लगा देगा कि हिजाब पहन के स्कूल चली जाए वो। ये कभी मनीष जी अपने लिए आदमियों के लिए क्यों नहीं बात करता? इसका भाई अगर आप आ जाइए मुस्लिम संस्कृति में तो गोल टोपी, दाढ़ी, बकरा कट, मूछा गायब, बड़ी बड़ी दाढ़ी, इसका सगा भाई क्लीन शेव्ड रहता है, क्लीन शेव्ड। न वो न वो टोपी लगाता है, न वो दाढ़ी रखता है, मोछे में नहीं रखता, बिल्कुल एकदम अंग्रेज की तरह रहता है। उसको तो अपने अपने घर में अपने भाई को तो समझाता नहीं है, ना अपने ना भाई को ना, तो ना ना छोटे भाई का पैजामा पहनता है और बड़े भाई का कुर्ता पहनता है। कुर्ता पहनता, बढ़िया फर्स्ट क्लास शेरवानी पहनता है। हम्म। लेकिन भड़काने के लिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भड़काने के लिए इसके ये यहाँ आके सब खुराफात करता है कि अपने यहाँ बना नहीं रहा। 84 साल से जो इसकी बपौती है हैदराबाद की सीट, सांसद की एक ही सीट, वहां नहीं दे रहा ये हिजाब वाली औरत को, अपने घर की ही अब महिला को दे दे, अपने घर की ही महिला को दे दे कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी हिजाब वाली महिला लड़ेगी। वो नहीं दे रहा, लेकिन हिंदुस्तान की गद्दी पे इसको हिजाब वाली महिला चाहिए। ढोंगी है, पाखंडी है। और ये अपनी अपनी हरकतों से, क्योंकि मीडिया इससे पूछता नहीं है, मीडिया को तो इसने पूरा पालतू है ये मीडिया का, तो इसलिए जो चाहता है वो बकता है। लेकिन ये अपने बयानों से अपने आप को खुद बेनकाब करता है मनीष। सर ये मगर एक एंगल थोड़ा सा कि इस बयान को, ये तो हो गया कि दो चीज आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो कहा जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, उससे आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कहा कि ये एक्स्ट्रा प्लेयर है। जैसे 12वां खिलाड़ी होता है ना कि चोट लग गया तो हम तैयार करके रखते हैं कि वो 12वां खिलाड़ी उतरेगा और वो क्या करेगा। 12वां खिलाड़ी से आपको इतना किसी से ये भय नहीं होता है, कोई टीम चीजों को संभालने के लिए। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही जो क्लियर हो जाए कि ये प्रवोक करता है, ये ये जहर पैदा करता है। और अंत में जो यूपी में जो घूम रहे हैं लड़के, जो यूट्यूबर्स जो हैं, या फिर जो इतने साथी रिपोर्टर्स मेरे हैं, उनसे जब पूछता हूं तो कहते हैं कि ओवैसी के नाम पर भीड़ तो आती है, वो वोट ओवैसी को देना तो चाहते हैं, लेकिन ओवैसी एक भी सीट नहीं जीत पाएगा। बिहार में जो 4 जीत भी गया, उत्तर प्रदेश में 4.25
100 में एक भी सीट नहीं जीत पाएगा। इसका क्या मतलब है कि संकेत, इसका मतलब कि आप पसंद तो ओवैसी को करते हैं, लेकिन ओवैसी को ये वोट नहीं देंगे। और दो चीज, एक चीज छूट ना जाए सर, क्या ये जो मैं पहली सवाल कर रहा हूं, क्या ये डरा रहा है ओवैसी भारत को कि भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ, हमने दो टुकड़े करके ले लिया, हम तो, हमारे पास तो अफगानिस्तान भी वही एरिया है भाई। आज के डेट में जो महाभारत काल का जो जो आज आज काबुल है, वो ये गांधार है, वो गांधार जो है उस समय इसी का हिस्सा था। तो आज ये पूरी विखंडित, ये डरा रहा है कि एक समय, अभी तो इतना ही हिस्सा लिया है, ये पूरा हिस्सा काबिज हो जाएगा ये बुर्का वाली प्रधानमंत्री के माध्यम से। नहीं नहीं मनीष जी, ये डरा नहीं रहा, ये एक कट्टरपंथ की भावना को लेके उनको संगठित कर रहा है। ये देखिए, ये एजेंट है ये, और इसके इसके जिम्मे काम सौंपा गया कि तुम इनको संगठित करो कट्टरपंथ मजहब के नाम पे, और इस तरह के बयानों से इनको करो। तो अभी नहीं, आगे 10 साल बाद, 5 साल बाद जो है, तो हमको कहीं ना कहीं इसके परिणाम, आप मनीष जी गौर करिए, आप इसके इसके कितना शातिर है ये उत्तर प्रदेश में आके अखिलेश यादव को तो गाली दे रहा है, कोस रहा है, लेकिन आजम खान की भरपूर प्रशंसा कर रहा है। आजम खान की ये भरपूर प्रशंसा कर रहा है। तो इसको आजम खान से परहेज नहीं है, अखिलेश यादव से इसको परहेज है गाली देने के लिए। मतलब वही सपा पार्टी है, वही समाजवादी पार्टी, तो इसका संदेश बड़ा साफ है। ये क्या कर, वही काम इसने वहां किया, आपके यहाँ बिहार में इसने और दो दलों को गाली दी, लेकिन ये शहाबुद्दीन के खिलाफ नहीं बोला कभी। ये उससे पहले वो जो एक और था आपका, देखिए मैं जो अरे जो सीमांत प्रदेश जहाँ जीता है 2-3 सीटें, वहां का तस्लीमुद्दीन 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 के खिलाफ ये कभी नहीं बोलता। और गौर करिए कि देखिए ये बंगाल में बहुत जहरीला था तस्लीमुद्दीन, लालू यादव का चेला नंबर 1 था पश्चिम सीमांचल में वो। और मनीष जी, ये केरल चुनाव लड़ने नहीं जाता, बहुत वहां तो बहुत ज्यादा संख्या है, सर्वाधिक संख्या, जनसंख्या में जो सर्वाधिक जनसंख्या वो आसाम में है। ये वहां लड़ने नहीं जाता क्योंकि वह आईयूडीएफ का बदरुद्दीन पहले से मौजूद है, ये उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। केरल में मुस्लिम लीग है, इसलिए वहां ये लड़ने नहीं गया, क्योंकि वहां ये इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। पीएफआई है, मुस्लिम लीग उनका एक गठबंधन है। ये तमिलनाडु में भी नहीं गया, वहां भी तमिल मुंदानी ऐसे वो कुछ इस तरह से एक है, वो भी पीएफआई का ही एक संगठन है, ये वहां भी नहीं गया। तो ये बहुत शातिर तरीके से एक एजेंडे के तहत ये चल रहा है कि मैं अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में खड़ा नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे आजम खान जैसे लोगों को उनका ये समर्थन करता है आके, तो उनको भी संदेश देता है। तो ये मुस्लिमों को इकट्ठा करने के लिए, एक तरह से संगठित करने के राष्ट्रव्यापी अभियान पे लगा है। और कोई पार्टी करेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस करती, इनको डर लगता है कि फिर हम करेंगे तो फिर हमारी कलई खुल जाएगी। तो इन्होंने इसको इसकी ड्यूटी लगा रखी है। अगर इसको था कि मुस्लिमों को, तो जाके करता आईयूडीएफ के आसाम में लड़ता, केरल में लड़ता, तमिलनाडु में लड़ता, वहां ये नहीं लड़ता, बंगाल में नहीं लड़ा ये। तो ये बहुत सोचा समझा वो कर रहा है। लेकिन मनीष जी एक और चीज है, अभी जो हिजाब का विवाद है, तो मेरा एक और अलग बिल्कुल एंगल है कि हिजाब का विवाद जानबूझ के छेड़ा गया, जानबूझ के। और वो इसलिए छेड़ा गया क्योंकि तमिलनाडु में एक महिला का दी तो बच्ची थी, लावण्या का धर्म परिवर्तन के लिए उसकी आत्महत्या उसको करनी पड़ी, इस हद तक प्रताड़ना हुई थी, और वो मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन रहा था। एक आरएसएस के कार्यकर्ता स्वयंसेवक की हत्या हुई थी, वो मामला पूरे देश में गर्म हो रहा था इस समय चुनाव के माहौल में। उस मामले को ढकने के लिए लुटियन मीडिया सबने, सारे न्यूज चैनलों ने मिलकर इस हिजाब वाले मामले को गर्म कर, एक लड़की को हिजाब पहनने दिया गया या नहीं पहनने दिया गया, क्या ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना लावण्या की आत्महत्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है? उस पर बहस नहीं हो रही, उस पर बहस नहीं हो रही। ये न्यूज चैनल बिक गए हैं, इन्होंने इतना शोर मचा दिया हिजाब का कि वो लावण्या की आत्महत्या दब गई, क्योंकि वो ईसाई मिशनरियों का पूरा खेल था, वो नंगे हो गए थे, इसमें सबूतों के साथ पकड़ में आ रहे थे। तो इन्होंने कहा कैसे इस पर पानी डाला जाए, तो इसके लिए इन्होंने हिजाब वाला शिगुफा इससे शुरू कराया, और न्यूज चैनलों ने खूब हल्ला उसका बचाया। लावण्या की आत्महत्या दब गई, कहीं दब गई। इसीलिए प्रियंका वाड्रा से ट्वीट कराया गया, क्योंकि पॉलिटिकल रंग तक तभी आया जब प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया।
वार्ता ट्वीट किया। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, ये ईसाई मिशनरियों का खेल है, कांग्रेस इसकी पूरी वो है। और ये तो मैंने कहा नहीं तो कांग्रेस का गुलाम है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये भी टीम किसी की नहीं है, ये कांग्रेस का गुलाम है। 84 से लेके 2014 तक कांग्रेस का इससे गठबंधन रहा। कांग्रेस इसके सामने समर्पण करती रही, ओवैसी के सामने, इसके सामने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करती थी। वो जब वहां पे तेलंगाना बन गया, केसीआर एक बड़ी ताकत बन गए, तो इसने कांग्रेस के मारी लात नहीं, चला गया केसीआर के पास। लेकिन 1984 से 2014 तब तक ये कांग्रेस के तलुए चाट रहा था, उसके गुलामों की तरह। तो आज ये उनका गुलाम है, राष्ट्रीय स्तर पर उन्हीं का गुलाम है। तो इसीलिए इससे उन्होंने उठवाया। वहां पे कर्नाटक में कांग्रेस के अपना कांग्रेस, देखिए वहां उठाया किसने, वहां एसडीपीआई ने उठाया है कर्नाटक में इस मुद्दे को। जो आतंकी संगठन है पीएफआई, उसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई के छात्र संगठन ने इसका उठाया। और बाद में इसका हल्ला प्रियंका गांधी ने मचाया और ओवैसी ने मचाया। तो ये क्योंकि उसमें सारी मिशनरियां, ईसाई मिशनरियां क्योंकि बेनकाब हो गई थी और रंगे हाथ पकड़ी गई थी। एक हिंदू छात्रा के आत्महत्या के बाद समझ लीजिए प्रताड़ना का क्या चरम रहा होगा। तब उस छात्रा ने आत्महत्या की, उस पर एकदम पर्दा डाल दिया गया, उसमें पूरी इन्होंने धूल डाल दी इन लोगों ने, केवल एक हिजाब। तो एक छात्रा आत्महत्या कर लेती है प्रताड़ना से, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक औरत जो जिसको हिजाब नहीं पहनने दिया गया, वो मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जानबूझ के ये सारे न्यूज चैनल बिक गए, सारी मीडिया बिक गई और एकदम ऐसा हल्ला मचाने लगे कि जैसे कोई मतलब प्रलय आ गई है। और लावण्या की आत्महत्या को बिल्कुल इन्होंने किनारे डाल दिया। एक आप देखिए ये किस तरह से करते हैं। दादरी में अखलाक की छाती पे आज तक वो, उसकी मौत पे आज भी छाती पीटते हैं। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले वो झारखंड में हत्या की गई है मूर्ति विसर्जन पे, उसका कहीं जिक्र नहीं आ रहा, उसका कहीं जिक्र नहीं आ रहा। तो जो ये न्यूज चैनल अगर इनको अखलाक पे हल्ला मचाते हैं, तो इनको उस रमेश नाम है, शायद रमेश तिवारी ऐसे कुछ नाम है, जी 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 रमेश, हाँ। तो उसकी मौत पर चुप्पी, उसकी हत्या पर चुप्पी, सारे इन लोगों ने मिलकर उसकी लिंचिंग करी। तो अखलाक की लिंचिंग लिंचिंग है और रमेश की लिंचिंग लिंचिंग नहीं है। तो ये दलाल हैं और ये राजनीतिक दलों के साथ ये दिल्ली के न्यूज चैनल ये भी देश बेचने पे लगे हैं, देश बेचने पे। और अगर हम सावधान नहीं हुए तो बहुत जल्दी बहुत भयानक परिणाम हम इसके भोगेंगे। और आपके दर्शकों से कहूंगा कि इसको बार बार इनको बेनकाब करिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेंगी, हमको और आपको।